जाने से पहले ओलंपिक में और उन्होंने हम सबसे बात करी और वहाँ पे मुझे उन्होंने डीएसपी पद के लिए एक ऑफर किया। मुझे लगता है जितने भी मैंने अचीवमेंट्स पाए हैं उनमें से बेस्ट अचीवमेंट था अर्जुन अवार्ड। और जिस मेडल का कलर लेके आ गया उस कलर का मैं टॉप कलर लेके आना चाहता हूँ। 52 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया था। उनसे जॉब ना करा के कंपटीशन खिलवाना, ये हमारे मध्यप्रदेश हॉकी के लिए बहुत अच्छा एक साइन है कि हम लोग इन सब के माइंड में ये है कि इतिहास बना जाता है इतिहास को तोड़ने के लिए। अपने नाम के पीछे ओलंपियन लिखवाने नहीं जा रहा। प्राइवेट बॉडीज आए, आगे बढ़ चढ़ कर आए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। इंडियन फैंस जो थे वो ज़्यादा खुश नहीं हो गए कि उनको एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो दर्शकों, एक रिकॉर्ड उस सीनियर टीम में आने के बाद बनाया विवेक ने, क्योंकि वे हमारे देश के दूसरे ऐसे प्लेयर बने जो मात्र 17 साल और 341 दिन में 352 दिनों में इंडियन टीम में आए थे। उनके पहले संदीप सिंह थे जो 17 साल और 341 दिन में इंडियन सीनियर टीम में आए थे। तो वो जो सफ़र शुरू हुआ उसके बाद आया 2018 का समय, जिसमें आपने एशियन गेम्स खेला। उसके बाद जहाँ ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला, चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर, यूथ ओलंपिक उसी दौरान हुआ जिसमें सिल्वर मेडल आया। तो ये 2018 का जो टाइम था जब आप जूनियर से सीनियर टीम में आ गए थे और एक साल में 3 बड़े टूर्नामेंट, तीनों में मेडल आना। अब विवेक का एक सफ़र सीनियर टीम के साथ कंटिन्यू हो गया था। तो वो थोड़ा सा जर्नी बताएं कि पहला एशियन गेम्स 2018। एशियन गेम्स मेरा, क्योंकि तब तक एक सपना, जब जूनियर टीम के कैप्टन बन गए तो लक्ष्य अब रहता है कि सीनियर टीम में जितनी जल्दी आ जाए। ये जूनियर टीम में आने के बाद फिर एक वही था कि सीनियर टीम में जाना जल्दी जल्दी था, क्योंकि मेन जो था सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करके बड़े लेवल पे मेडल लाना। और मुझे अच्छा चांस मिला उस टाइम पे और मैं जब परफॉर्मेंस किया, मैंने नो डाउट कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में गोल किया, उसके बाद एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस किया, देन यूथ ओलंपिक में। फिर उसके बाद नो डाउट कि थोड़ा मेरा गेम इतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा 18 के। लेकिन एशियन गेम्स मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए क्योंकि मैंने जो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस किया उसका कॉन्फिडेंट लेके गया था मैं एशियन गेम्स में, जहाँ पे नो डाउट कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता। और वो अच्छा नहीं रहा था एक तरीके से, क्योंकि गोल्ड का टारगेट था और ओलंपिक के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई होना था उससे। लेकिन जब वो चीज़ हो गई उसके बाद जब उन्होंने मेडल लेके आया था ओलंपिक में, तो सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है बोला जाता है जो और एशियन गेम्स में ना आके फिर मैं 2018 वर्ल्ड कप में नहीं रहा। फिर 19 में दोबारा से टीम में आया, जहाँ पे अजलन साहब गया था मैं, वहाँ पे गोल स्कोर की, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपना जो अवार्ड था राइजिंग स्टार का वो जीता। और देन ओलंपिक 2020 में का जो था वो 21 में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मेरे लिए पूरा स्टार्टिंग अच्छी रही, लेकिन जो लास्ट का एंड 2018 का रहा वो मुझे अभी भी याद है। थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था, क्योंकि उसमें लाइक सिलेक्शन बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते आते आते फिर एकदम सडनली ड्रॉप होना। तो कोशिश यही थी कि मैं जितना हो सके अपने ऊपर वर्कआउट करूं, दूसरों पे ध्यान ना देके, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करूंगा तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे भी कि लाइक मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा तभी आऊंगा। तो वो माइंडसेट से मैंने आगे बढ़ा। 2018 जब आप जूनियर इंडिया टीम के कैप्टन बने, उसके पहले 2014 से जब आप नेशनल में जाने लगे, फिर कैंप अटेंड करने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्तताएं होने लगी। फर्स्ट टाइम जब जूनियर इंडिया टीम में आए, और एक जो घटना आपने बताई थी कि 2015 में कॉलर बोन ब्रेक हो गई थी, उसके बाद 6 महीने के बाद आप फील्ड पर पहुंचे, तो जब फर्स्ट टाइम इंडियन जूनियर टीम में आए तब जो घर का रिएक्शन था वो क्या था? क्योंकि तब तक काफ़ी टाइम आप यहीं थे, तैयारी में लगे थे, घर जाने का समय मेरे ख्याल में बहुत रेयर ही मिला होगा। क्योंकि जब तक वो जो सोच थी विवेक की बन गई थी कि कुछ करके जाना है, पहले तो पापा को बताना है कि नहीं मैंने स्टेप चढ़ लिया है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया टीम के कैप्टन बनने के बाद जब घर पहुंचे, या इंडियन टीम रिप्रेजेंट करने के बाद, जूनियर टीम रिप्रेजेंट करने के बाद, तब क्या माहौल था? और वो जो दोस्त यार मोहल्ले वाले थे जो
स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनके बीच में किस तरह से विवेक को देखा जाने लगा? उसके बाद जब मैं टूर्नामेंट के बाद खेलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया था हम लोग का, और जब गया तो मेरा अच्छा भव्य स्वागत हुआ पहले तो। और फादर जी भी वहाँ आए थे, उन्होंने भी स्वागत किया, माला वाला पहनाई। और मैं उस टाइम उनसे, मुझे नहीं लगता मैं पैर छुआ, गले नहीं मिला, लाइक वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आया मिलने का क्योंकि मुझे लगा कि मैंने भी अभी इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं रहा है जो चाहिए था। तो मैं घर पे गया, सबने स्वागत किया, इटारसी में मेरा स्वागत हुआ, होशंगाबाद में हुआ, और भोपाल यहाँ एकेडमी में मुझे लेने आए। और जब वहाँ पे गांव में गए, सभी फ्रेंड्स लोग आए, बातचीत हुई, मैंने अपना शेयर किया कि कैसा रहा मेरा टूर्नामेंट, मलेशिया में क्या कल्चर है, कितनी गर्मी है और क्या मौसम है वहाँ का, और लोग कैसे होते हैं मलेशिया के। क्योंकि कि मैं पहला अपने गांव से था जो बाहर गया था मलेशिया, तो काफी सवाल थे लोगों के और दोस्तों के कि यार वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। तो वो चीजें बातें हुई और फन हुआ। फिर पापा जी का एक कैमरे के साथ तो नहीं, लेकिन छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ जो कि न्यूज़पेपर के होते हैं। तो मैं उससे सेटिस्फाई तो नहीं था कि मुझे ये तो नहीं टारगेट था, मेरा टारगेट है कि अभी और आना है, उसके बाद मैं खुद देखना चाहता हूँ। तो मदर और ब्रदर सिस्टर वो जब बैठे, जब इतना सब कुछ हो गया, सुबह से निकले, मेरे ख्याल में रात में बहुत देर में घर पहुंचे थे, ये सब अलग अलग जगह फंक्शन हो रहे थे, तब जो अपने घर में पहुंचे, अपने घर का जो माहौल, की भाई छोटा तो छोटा ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा अचीवमेंट ले आए, तो वो जो 4-5 लोगों का जो था कि चारों भाई बहन, फादर मदर जब बैठे खाना खाने के लिए, तब क्या बातचीत लगी कि हाँ अब माँ ने अच्छे से देखा है? उस टाइम पे जब मैं रात का समय तकरीबन 7 बज रहा होगा, 7 से 8 बजे, और जब हमारा टीन का ही घर था, पक्का मकान भी नहीं था उस टाइम पे, 17 के, तब वहाँ पर गया मैं, खाने के टाइम पे बैठा, तो फादर जी ऊपर बैठे हुए थे, हम लोग नीचे बैठे थे, चारों भाई बहन खाना खा रहे थे। तो उन्होंने जस्ट नॉर्मली टॉक हो रहा था, अब क्या है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बताया कि अभी मेरा और है कि अभी देखते हैं, अभी दोबारा से कैंप जाना है, और मैंने उनको बोला कि मैं 2 दिन रुक के मैं फिर एकेडमी आ जाऊंगा, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, उन सब के लिए। तो बोलते ठीक है चले आना, लेकिन माँ का यही था कि अभी तो आया, अभी कहाँ जा रहा है, रुक थोड़ा दिन बोला नहीं अभी एकेडमी जाना है जी, क्योंकि उस टाइम पे जैसा जो मैंने चाह रहा था वो अचीवमेंट नहीं हुआ था मेरे लिए, इसीलिए। तो बस नॉर्मली बात हुई, और आगे के फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात हुई कि क्या और कर सकते हैं। तो खाने में विवेक को क्या पसंद है, क्या कुछ स्पेशल, जब बच्चा आता है घर में बड़े दिनों बाद, तो क्या माँ क्या बनाती है जो पसंद है विवेक को? माँ के हाथ का तो वैसे सब कुछ पसंद है मुझे, और घर में तो आप बोल सकते हैं जो भी जब आप इतने साल बाहर रहते हैं और घर का खाना खाते हैं तो सब चीज पसंद आती है लेकिन मैं माँ के हाथ का सबसे ज्यादा पराठा और चाय का है, मैं बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ उनके हाथ का, जो ट्रायंगल वाले वो बनते हैं पराठे, वो वाले जिसमें 3-3 लेयर होती है अंदर, तो मुझे ज्यादा पसंद है माँ के हाथ का पराठा। और बहनों और भाई का क्या रिएक्शन उस टाइम देखा गया कि इतना बड़ा, क्योंकि वो तो जानते थे कि इतना बड़ा इवेंट है, एशियन गेम्स खेलना, बहुत कम लोगों को ऊपर वाला नवाजता है कि आप इतने बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये इवेंट 4 साल में एक बार आते हैं, और आप स्पोर्ट्स में ये नहीं देख सकते कि अगले 4 साल में आपका भविष्य क्या होगा। जब उसके बाद एशियन गेम्स के बाद मेरा तो सबसे पहले भोपाल में ही इतना अच्छा फंक्शन और स्वागत हुआ, जो कि पूरे एमपी में पता चल गया सभी को कि विवेक सागर हैं जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं एशियन गेम्स में। तो यहाँ पे एकेडमी में और सभी मिनिस्टर ने स्वागत किया, उसके बाद न्यूज़ में पूरा चला। फिर जब घर की बारी आई, और घर में तो नो डाउट कि काफ़ी खुश थे सब लोग, और फादर जी भी, भाई भी, सब लोग इकट्ठे होके सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, सबने केक कटिंग भी की थी, गाँव वाले सभी लोग इकट्ठे होके आए थे। तो वहीं पे ढोल बाजे भी हुए जब मैं आया, तो जिसमें दीदी और भाई नाच रहे हैं वहाँ पर सर। तो वो जो गांव की जो मेमोरीज रहती हैं, वो जो एक सफर जब आप कहीं अर्जित करके आ जाते हैं या कोई अचीवमेंट लेकर आ जाते हैं, और जब अपने जगह पर पहुंचते हैं, अपनी मट्टी में पहुंचते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है वहां पहुंचते हैं, तो वो
जो सिनेरियो रहता है वो जो लोग आसपास के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो निम्न वर्गीय और मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं उनमें आपसी जो भाईचारा है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हर जो फैमिली वाला वो चाहता है कि ये विवेक हमारा बच्चा है, मतलब मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले या आसपास के जो लोग रहते हैं वो उनको किस तरह से आप देखते हैं, उनको किस तरह से आपने फिर बताया, या उन्होंने आपसे बहुत सी बातें जो पूछी थी वो 2 दिन कैसे गुजर गए? जब उनसे मिला सबसे पहले तो उनका यही था कि सब चीज़ें उन्होंने पूछी कि कैसा क्या माहौल रहता है। और एशियन गेम्स के बाद तो उन्होंने न्यूज़ भी देखी और न्यूज़पेपर में भी उस टाइम पे काफ़ी चल रहा था कि मैं जीत के आया हूँ, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ देश के लिए। तो और काफ़ी खुश थे वो लोग, और सबका यही था कि वो मुझे हमेशा ही जब भी मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि खाने पे इनवाइट करते हैं, लाइक आज मैंने ये बनाया, मेरा बेस्ट है तो ट्राई करना है एक बार। तो मैं किसी को भी वहाँ पे गांव में निराश नहीं किया हूँ, जो भी कभी भी मुझे इनवाइट किया है मैंने उनके पास गया हूँ। और उस 2 दिन में 2-3 घर में भी गया, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उन्हीं ने, जब मैं नहीं रहता तो उन्हीं ने मेरे घर वालों को संभाला है या फिर उनको सपोर्ट किया है। तो और मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ कुछ टाइम बिता लूँ। तो उस टाइम पे मैंने उनके जो मेरे पल थे मैंने उनके साथ बिताए, और उनको भी अच्छा लगा। और आज तक कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनके घर जाके बैठूं, चाय पी के आऊं, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि नहीं ये भी आज भी वही विवेक है जो पहले था। तो जमीन से जुड़ा हुआ विवेक सागर आज अपने गांव में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पूरे देश में लोकप्रिय है। और विवेक वहां से जो सफर चला, फिर 2019 में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड वो जो आपको 2 बार मिला, 21-22 में भी वो अवार्ड मिला, 2022 में फिर आए एक और एशियन गेम्स, लगातार दूसरा एशियन गेम्स हो गया, ब्रॉन्ज मेडल का कलर बदला, फिर एक और अचीवमेंट साथ में आया। तो इस एशियन गेम्स से उस एशियन गेम्स तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि अब आप वर्ल्ड के उन प्लेयर्स में देखे जाने लगे थे जिन पर FIH की नज़र थी कि ये प्लेयर है जो हमारे हॉकी को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, पॉपुलर करेगा। तो वो एशियन गेम्स 2022 एशियन गेम्स में यही था कि कोच चेंज हो गए थे, कुछ प्लेयर रिटायर हो गए थे, और टारगेट यही था कि जो मेरा माइंडसेट बताऊं, मेरा माइंडसेट ये रहता है कि जिसमें मैंने कलर, जिस मेडल का कलर लेके आ गया उस कलर का मैं टॉप कलर लेके आना चाहता हूँ। और जब एशियन गेम्स की बात आई, और नो डाउट कि एक मेजर टूर्नामेंट है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ से आप डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करते हैं, तो जब वो खेलने गया तो यही टारगेट था माइंड में, यही था कि मैं अपना बेस्ट करूँ, जो मैं माहिर हूँ, जिसमें मैं माहिर हूँ वो करूँ बेस्ट। क्योंकि मैं अगर ध्यान दूंगा दूसरे की बातों पे, दूसरों के कि दूसरा इतना हेल्दी है या फिर इतना फुर्तीला है, तो मैं कहीं ना कहीं वो मेरे लिए ड्रॉप बैक है या फिर मेरे लिए बहुत नुकसान रहेगा। तो मैंने कोशिश किया कि अपने ऊपर काम करूँ, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ उस एशियन गेम्स में बेस्ट करूँ अपना, और टीम को जिताने में अपना हाथ बढ़ाऊँ और आगे। तो मेरा यही टारगेट था कि वहाँ से गोल्ड से कम कुछ नहीं आना चाहिए। तो गोल्ड से कम कुछ नहीं आना, गोल्ड लेकर भी आए। और उसके पहले आया था वो लम्हा जब आप पहली बार ओलंपिक में भारतीय टीम में आए। तब तक लक्ष्य विवेक का बड़ा हो गया था, जैसा 2018 का जो एशियन गेम्स था उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया, वहाँ से फिर 2021 में जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ, सबकी निगाहें थी कि ओलंपिक खेलों में आप शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे थे सभी ये सोच रहे थे कि अब ओलंपिक में नाम आना चाहिए। तो ओलंपिक के लिए तैयारियां चल रही थी, अलग अलग इवेंट्स में भारतीय टीम जा रही थी, आप राइजिंग स्टार का अवार्ड भी हासिल कर चुके थे। तो वो जब ओलंपिक गेम की टीम डिक्लेयर हुई इंडिया की, कितना कॉन्फिडेंट थे विवेक की इंडियन टीम में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक धक धक बनी रहती है जब तक आपका नाम अनाउंस ना हो। तो वो कहाँ पर इंडिया टीम डिक्लेयर हुई थी। और मेरे ख्याल में 2012 में जब शिवेंद्र सिंह खेले थे ग्वालियर के, उसके बाद से कोई मध्य प्रदेश का प्लेयर ओलंपिक में भी नहीं गया था। 2016 का ओलंपिक वैसा ही गया, और फिर 2020 का ओलंपिक आ गया था। 20 के ओलंपिक की खास बात यही थी कि उस टाइम कोविड था, और कोविड के टाइम पे हम लोग 4 से 5 मंथ एक साथ रहे। टीम जो बेंगलोर में कैंप लगा था वहीं पे एक साथ रहे,
और वहाँ पर हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, अलग अलग ग्रुप में जाते थे, सिंगल प्रैक्टिस करना था वहाँ पे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। आप इकट्ठे एकजुट होके भी और लाइक ग्रुप वाइज भी नहीं रह सकते थे, और 1 by 1 हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे। हॉकी को छोड़ के रदर देन जिम और रनिंग का 1-2 महीने वो किया। उसके बाद से जब कोविड थोड़ा सा ख़त्म हुआ, एक टीम में अलग एकजुटता आ गई थी। और नो डाउट कि किसी भी लाइक ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, हर एक एथलीट का ड्रीम होता है रिप्रेजेंट करना, तो मेरा भी उनमें से था। और जब टीम अनाउंस हो रही थी उसके बाद तो धड़कनें तेज तो होती ही है नॉर्मल है मेरे को लगता है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा ही तेज थी कि आएगा कि नहीं आएगा नाम। जब नाम आया और पता चला, जब तक आप एक मैच खेल नहीं लेते, जब तक आप ओलंपिक नहीं बनते जी। जब नाम आया, और उस टाइम पे यही माइंड में था कि कोविड ना हो, कोविड के सिस्टम ना आए मेरे अंदर। जब भी मेरा एक मैच स्टार्ट होने वाला था टोक्यो का, तो उसके 3-4 दिन हम लोग के हर रोज मॉर्निंग में टेस्ट होते थे टोक्यो में, कि अगर आपका थोड़ा सा भी उसमें दिखता है तो आप मैच नहीं खेल सकते। तो वो जो प्रेशर था वो मुझे लगता ज़्यादा था कि लाइक कोविड ना हो। मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके हाइजीन रहे, जितना हो सके डाइट में अच्छा रहे, पानी पीते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ज़्यादा प्रेशर था। मुझे लगता है कि कोविड वाला जो मुझे मोस्टली जितने भी फर्स्ट टाइम जो खेलने जा रहे थे सबके अंदर यही था कि कोविड ना हो, बस कोशिश। तो खबर इंडिया टीम में आने की, ओलंपिक में शामिल होने की आपने सुन ली कानों से। उसके बाद अशोक सर हुए, हबीब सर हुए, जो आपकी एकेडमी के स्टूडेंट साथी हुए, और परिवार हुआ। कैसे वो चीज़ को आपने शेयर किया, फिर कितनी खुशी उन्हें मिली उस खबर को सुन के? मैंने कॉल किया और एक फैमिली को बताया, फिर यहाँ पे कोच जितने थे उन सबको कॉल किया और बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि जाओ अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। फिर वहाँ पे खेलने गया। देन नो डाउट कि मुझे अशोक सर ने और जो कोचेस थे उन्होंने बताया कि गेम को कैसे खेलना है, घबराना नहीं है, फर्स्ट टाइम में क्राउड रहेगा ज़्यादा, अपना गेम खेलना है, अपने आप को शो करना है, ये नहीं कि क्राउड में हम लोग ज़्यादा लाइक घुल मिल जाए। तो वो सब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें जो गेम में हम लोग को डाउन लेके आती थी, वो सब चीज़ें उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो उनसे बात करके भी अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रहा मेरा, कि पॉजिटिव वाइब्स आई। और फैमिली से बात किया तो उनका भी यही था कि चलो अच्छा है, गुड, बड़ी बधाई हो। लेकिन किसी के माइंड में मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन थी कि मेडल तक भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि 41 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। और जब तक आप पुराने समय में आपने कुछ करना दिखाया हो, जब तक कोई विश्वास नहीं करता है। और मुझे लगा कोचेस के माइंड में ही ऐसा था कि कोशिश करिएगा मेडल लेके आने का। और बाकी जितने भी जिनसे भी मेरी बात हुई सभी ने बधाई दी है। लेकिन जो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ, और जो सीनियर प्लेयरों से बात होकर माइंडसेट चेंज हुई, कि जब हम लोग ने वहाँ पहुँचे और सीनियर प्लेयर थे जो उन्होंने शेयर किया अपने, जैसे श्रेयस भाई, मनप्रीत भाई और हरमनप्रीत भाई, ये लोग ने ओलंपिक खेल चुके थे। और श्री भाई और मनप्रीत भाई का ये 4th ओलंपिक, सॉरी 3rd ओलंपिक था टोक्यो वाला। तो उन्होंने यही बताया कि जब वो लोग खेले थे तो उनके माइंड में ये था कि अरे मैं पार्टिसिपेट कर लिया, बस हो गया, ओलंपियन मेरे नाम के आगे लिखा गया, हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमने थिंकिंग रखी है वो तुम लोग को नहीं रखनी है, तभी हम लोग कुछ चेंज लेके आ सकते हैं इंडियन हॉकी में। तो वही चीज हम लोगों ने, जितने भी 10 से 11 प्लेयर जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलने आ रहे थे, वही चीज अपने माइंड में रखी कि हम लोग केवल ओलंपियन लिखवाने नहीं जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में, वहां पे मेडल लेके नहीं जा रहे हैं। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। और वो जो सफर चला वो 41 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल पर आकर रुका। परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। टेलीविजन सेट पर हम भी देख रहे थे मैचेस की भारत किस तरह से ग्रो कर रहा, किस तरह से ग्रुप में अच्छा खेला। फिर पदक की जब आशा बनी क्वार्टर फाइनल और आगे निकले, ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी बहुत कश्मकशपूर्ण रहा। वो जो मैच जीतने के बाद की खुशी है
वो केवल आप लोग ही बयां कर सकते हैं जो उस टाइम उस टीम के साथ थे, या सपोर्टिंग स्टाफ बयां कर सकता है कि क्या रणनीति अपनाई गई थी, किस तरह से पूरी टीम को 4 साल में तैयार किया गया था। जैसा आप बता रहे हैं कि 10 से 11 नए प्लेयर थे जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में खेल रहे थे, तो 41 साल के बाद जो रिकॉर्ड बना, यानी एक अब ये नया भारत आ गया जिसने 41 साल के बाद पोडियम फिनिश किया है, तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीवन का एक और बड़ा अचीवमेंट आपके साथ आया। तो वो कैसे वहां पर सब सेलिब्रेट किया गया, कैसे ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचने की कहानी आगे बढ़ी? जब क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किए और इंग्लैंड से मैच था, और जब सेमी क्वालिफाई किए और सेमी में हारे, तब जाके यही बात हुई कि एक और स्टेप, एक मौका और एक मौका और है, और एक और स्टेप जहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं जो पुराना चलते आ रहा है, इतिहास जो चला आ रहा है। और वो चीज हम लोगों ने बात करी, और चाहे वो हम लोग 3-1 से डाउन ही थे, तब भी यही माइंड में था कि हम लोग को जीतना ही जीतना है, कि इसके बाद नो मोर चांस, ये माइंड में था। जो वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीते और जो खुशी थी वो काफी अच्छी थी, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेके आना और उस टीम का हिस्सा बनना जिसने इतिहास रचा हो, और जहां पर 11 के 11 प्लेयर जो डेब्यू कर रहे हैं ओलंपिक में, और जो जिसके साथ साथ पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है ओलंपिक का ये मेडल। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल गेम में मेडल लेके आओ और वहीं हॉकी में मेडल आता है, तो जो हॉकी में आता है वो एक शान होता है इंडिया की, हॉकी में मेडल आना इंडिया की शान है। तो वो चीज़ वहाँ पे काफ़ी देखने को मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़ के माध्यम से भी, और जो वहाँ पर स्टाफ थे, क्योंकि फैन वहाँ पे अलाउ नहीं थे क्योंकि कोविड का टाइम था। और जो हमने सेलिब्रेट किया ग्राउंड पे किया, देन ग्राउंड के बाद जब रूम गए तो वहाँ पे केक कटिंग हुआ, 2-3 एम्बेसी वाले आए, लाइक वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने केक कटिंग किया। देन लाइक प्लेयर लोगों ने बैठ के एक फाइनल मीटिंग करी, क्योंकि हमेशा एक बड़े टूर्नामेंट या किसी भी टूर्नामेंट के बाद कोच और प्लेयर आपस में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है और क्या करने वाले हैं। देन उसके बाद मीटिंग में बात करी, सब ने एक दूसरे को हक किया। देन ये मेमोरी काफ़ी अच्छी रही, और उसमें से कई ऐसे एथलीट रहे थे जिन्होंने रिटायरमेंट भी उसी टाइम बता दिया था कि मैं छोड़ने वाला हूँ, कि लाइक अब मेरा ये जो ड्रीम था, मैं इतने साल तक खेलते आ रहा हूँ, मैंने कंप्लीट किया। तो ये काफ़ी बढ़िया रहा है। श्रीजेश भाई ने ग्राउंड पे ही श्रीजेश भाई का 24 वाला रहा था उनका। अरे 24 वाला। जी। तो चलिए 24 वाले की तरफ चलते हैं कि एक ओलंपिक में मेडल आ गया, अगले ओलंपिक में केवल 3 साल का समय था, क्योंकि टोक्यो वाला 2021 में हुआ और ये 2024 पेरिस में हुआ। तो पेरिस की जो मेमोरीज है वो किस तरह की रही, क्योंकि आप एक बार मेडल ला चुके हैं पिछले ओलंपिक में, जिसमें उतना यानी प्रेशर के साथ नहीं गए थे, क्योंकि 40 साल हो गए थे, अब मेडल आना वो एक लंबी कहानी होती जा रही थी। लेकिन चूंकि ओलंपिक में मेडल आ गया, अब अगले ओलंपिक में जाएंगे तो पिछले ओलंपिक के मेडल का प्रेशर भी साथ में लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो पेरिस ओलंपिक का बताएं कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक था, और वो जो मेडल आया था वो अभी 41 साल का सूखा खत्म किया था आप सभी लोगों ने, और यहाँ भी आपके साथ 5 नए प्लेयर थे जो इंडियन टीम में उस ओलंपिक में पहली बार खेल रहे थे। राइट। तो और जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हम लोग 23 में, और उस टाइम काफ़ी समय रहा प्रिपरेशन करने का। हम लोगों ने काफ़ी टूर लगाए, एक साथ टीम ने लगाए, और कई ऐसे मैच भी हारे जहाँ पर हम हारना नहीं बनता था, लेकिन हारे, उनसे भी सीखा। लेकिन जब ओलंपिक की बारी आई, उस टाइम पे जो माइंडसेट था, जो हम लोगों ने ओलंपिक के पहले प्रिपरेशन किया, पैडी ऑप्टन जो मेंटल ट्रेनर था, उसने हम लोग को काफ़ी हेल्प किया टीम के साथ। कोच ने काफ़ी हेल्प की कि कैसे आप ऑफ द फील्ड कैसे आपको मैनेज करना है, अपने परफॉर्मेंस वाइज, अपने गेम वाइज, अपने बिहेवियर वाइज, अपनी डाइट को लेकर। पेरिस ओलंपिक में सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडियन क्राउड था जो बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू अदर क्राउड, और यूरोप में हो रहा था। और मुझे लगता है कि अगर यूरोप में हो रहा और यूरोप के साथ मैच है तो यूरोपियन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंडियन ज़्यादा थे वहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा मेमोरी रही, और उसमें सबसे बेस्ट ये था कि हम लोगों ने 52 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया था, जहाँ पर मुझे लगता है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया
कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और पोडियम फिनिश करके आएंगे वहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड वाला मैच जो कि एक ऐतिहासिक मैच रहा कि 10 प्लेयर से खेल के पूरा 45 मिनट निकालना, डिफेंड करके फिर शूट आउट में सिराज भाई और जितने भी 5 प्लेयर हैं उन्होंने गोल मार के जिताना और फिर पोडियम फिनिश करना। लाइक ये एक टीम एफर्ट है और इससे पता चलता है कि टीम की मेंटालिटी क्या थी और जो न्यू 5 प्लेयर थी उनकी मेंटालिटी क्या थी, क्योंकि हम लोग 11 जो प्लेयर थे वही माइंडसेट से उनको बताया था जो हम लोगों ने पिछले ओलंपिक में फेस किया था कि ये माइंड में नहीं लेके आना है, डिस्ट्रैक्शन, लाइक धूप ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि बहुत सी चीज़ें रखी रहेंगी आपको, क्योंकि ओलंपिक ऐसा गेम है जहाँ पर सभी फूड रहते, सभी एशियन, यूरोपियंस, लाइक ओशियन, सबके फूड वहाँ पे रखे रहते हो जितने भी, तो आपको चूज करना है आपके हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है। तो ये डिस्ट्रैक्शन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने बात करी और वो चीज़ें अपने माइंड में, अपने जो बिहेवियर है, जो अपने रूटीन है उसमें ना लाके हम लोगों ने जो नॉर्मल लाइफ में जो करते हैं, जो खाते आए हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो टीम के लिए अच्छा है, वो बेस्ट करने की कोशिश की थी। लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, पहला उसकी खुशी तो अलग थी लेकिन ये दूसरा आया तो इसकी खुशी किस तरह से सामने आई? यहाँ भी टीम ने ग्रुप में ठीक ठाक अपना जो प्रदर्शन था वो चलता रहा, फिर सेमीफाइनल हारे, तो वो एक दिल टूटने वाली बात होती है कि लास्ट ओलंपिक में भी हम सेमीफाइनल आ रहे, यहाँ भी सेमीफाइनल आ रहे, तो फिर कैसे मैनेज किया जाता है कि जो एक बार तो ठीक है हो गया लेकिन दूसरी बार आदमी जो टीम रहती है पूरी ताकत के साथ एथलीट उस सेमीफाइनल को खेलता है। जो मैं पहले टोक्यो का बताऊंगा, वहाँ पे मेडल आया तो एक अलग ही खुशी थी, लेकिन जब यहाँ पर आया तो एक निराशा भी थी लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट करके आया था ब्रॉन्ज मेडल का जो टेस्ट है और जो उसका ले ही लिया था, लेकिन एक अंदर से बोल सकते आग थी कि लाइक फाइनल का जाना है, फाइनल तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो सबके माइंड में था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हम लोग ने खेल चुके हैं तो हमारे माइंड में नहीं था कि यार ओलंपिक मेडल आ गया तो क्या, नहीं, हमारे सबके माइंड में यही था, माइंडसेट यही था कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंचना है। लेकिन जब जर्मनी वाला जो मैच रहा जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जो डोमिनेट किया है, मुझे लगता है कि 3 से 4 गोल वहां पे हो सकते थे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। लेकिन उसके बाद हारने के बाद हमारे पास लाइक एक दिन था अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। उस नाइट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी नींद नहीं आई होगी, क्योंकि रात में मुझे तो आई नहीं थी, क्योंकि 3 बजे तक वही रील बार बार चल रही थी कि यहाँ पे क्या कर सकते थे, क्या अच्छा कर सकते थे। लेकिन सुबह हुई तो वही बात हुई कि फर्स्ट और लास्ट बात यही थी कि सिराज भाई का जो ये लास्ट टूर्नामेंट उन्होंने घोषित किया था, हम लोग क्यों ना उनके लिए ये मेडल डेडिकेट करें। हमने ये नहीं बोला था कि ये मैच खेलें, ये मेडल डेडिकेट करें। एक माइंडसेट बना चुके थे कि हम लोग को मेडल लेके ही जाना है, क्योंकि निराश तो थे और बोलते हैं कि जब जो घायल टीम होती है, घायल शहर होता है, वो उसके बाद काफी खुखार हो जाता है। तो सेम वही था कि हमारे अंदर की ये मेडल लेके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जाने क्यों ना चले, और वो सिराज भाई को डेडिकेट करेंगे। तो श्रीजेश भाई को वो मेडल डेडिकेट किया, लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल आपके गले में आया। ओलंपिक की जो कुछ खास बातें हैं, एक ओलंपियन ही अच्छी तरह से बता सकता है कि वो जो ओपनिंग सेरेमनी रहती है उसमें जाना, आप चूंकि 2 बार अटेंड कर चुके हैं ओलंपिक खेल, तो ओपनिंग सेरेमनी थोड़ा सा बताएं कि वो क्या पल रहता है जब जिन प्लेयर्स को हम टेलीविजन सेट पर देखते हैं, जिनके फोटोग्राफ्स हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो आपको ऐसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। ओलंपिक का और जितने भी गेम्स हुए, मुझे नहीं लगता पुराने, मेरे से पहले जो ओलंपियन रहे हैं और उनने शायद गए होंगे, स्टार्टिंग जो सेरेमनी होती है उसमें हम लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। हॉकी टीम ने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच अगले ही दिन होता है। आज सेरेमनी स्टार्ट होनी है इवनिंग में, अगले दिन मैच है। तो हॉकी टीम अभी तक ओलंपिक में जो 2 ओलंपिक हुए और एशियन गेम्स हुए हैं उनमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करी। तो मुझे स्टार्टिंग का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एंडिंग क्लोजिंग सेरेमनी का जरूर आइडिया है जी। और जब स्टार्टिंग होता है लाइक तो बहुत अच्छा है, हम लोग टीवी में ही देखे हैं, एक अलग ही। इस बार तो पेरिस का तो लाइक नदी में पूरा नाव पे बैठ के खड़े होके सब लोग अपने अपने तिरंगे के साथ वहां पर खड़े हुए थे और एक
ग्रुप में जा रहे थे, तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नाव पे बैठ के सारी टीमें एक साथ जा रही हैं। वाकई। और इंडियन एथलीट्स हमारे तिरंगे का मान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और ऐसे ही उन्नति करते रहें और हमारे देश को और भी उपलब्धियां दिलाते रहें, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने देश की सेवा करते हैं, और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। विवेक भी उनमें से एक है जिन्हें ये सौभाग्य मिला है। विवेक, यदि हम इंडियन हॉकी की बात करें, अभी तो आप पूरा वर्ल्ड आप खेल आए हैं, इंडियन हॉकी को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जिस तरह से डोमेस्टिक लेवल पर जो हॉकी हमारी चल रही, उसे देखने का क्या विवेक का नजरिया है? और डोमेस्टिक हॉकी काफ़ी इम्प्रूव हुआ और जो कंपटीशन है वो काफ़ी हेल्दी हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि अभी सारे डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे, पुलिस डिपार्टमेंट हो, या फिर इनकम टैक्स हो, CAG हो, नेवी हो, आर्मी हो, ये सारे डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और सारे एथलीट हैं, जितने भी हॉकी प्लेयर हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करा के, इंटरनेशनल एथलीट है उनको जॉब प्रोवाइड करा के, उनसे जॉब ना करा के कंपटीशन खिलवाना। तो इससे पता चलता है डोमेस्टिक हॉकी आपकी कहाँ पर है। और एकेडमी तो है ही, एकेडमी, स्टेट, नेशनल्स, इनके लेवल जो है उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। हॉकी इंडिया ने जो ग्रास रूट पे काम किया है आने वाले कुछ सालों में, पिछले सालों में बहुत अच्छा का वर्क किया है, जिसकी वजह से ग्रास रूट हॉकी के साथ साथ जो डोमेस्टिक के नेशनल, डोमेस्टिक के जो डिपार्टमेंट नेशनल, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है और जो लेवल है वो काफ़ी हाई गया है। एक बोल सकते हैं कि जो स्किल वाइज हो या फिर स्ट्रक्चर वाइज हो, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि पहले के जो मैचेस देखे हैं मैंने, खेले हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स और बोल सकते हैं कि इतना टैक्टिकल नहीं होता था। लाइक उस टाइम पे जान मारो, मैन टू मैन रहो, इसी पे ध्यान देते थे ज़्यादा कि यार हाँ ज़्यादा भाग रहा है, विद बॉल है तभी ठीक है। लेकिन आज की हॉकी में सब कुछ चेंज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हॉकी इंडिया ने वर्क किया है और सभी स्टेट की जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने वर्क किया, सेंट्रल की जितने कंपनियां उन्होंने वर्क किया है स्पोर्ट्स के लिए, आगे बढ़ चढ़ कर आगे उनको जॉब प्रोवाइड कराना और फैसिलिटी देना। और मध्य प्रदेश के हॉकी के स्तर को आप अब कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी तब एक अलग स्तर था, अभी सीनियर नेशनल में हमारी टीम फाइनल के लिए, ये बड़ा अचीवमेंट है। एकेडमी का जो मेरे ख्याल में जूनियर का नेशनल है वो हमने जीता है, और हमारी वुमेन्स टीम बहुत अच्छा कर रही है। तो ओवरऑल मिलाकर विवेक मध्य प्रदेश की हॉकी को कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश की हॉकी का फ्यूचर बहुत अच्छा है और रहा भी है। और मध्य प्रदेश में ऐसे वुमेन्स तो बहुत अच्छा कर ही रही है, अभी साथ में बॉयज़ भी अच्छा करने लगे हैं, क्योंकि मेडल लाना ये हमारे मध्य प्रदेश हॉकी के लिए बहुत अच्छा एक साइन है कि हम लोग पहले जो माइंडसेट था कि नेशनल खेलना और नेशनल खेल के हम लोग छोटे से जॉब प्राप्त कर लेंगे, वो नहीं है। अब जाके सभी का ये है कि मुझे इंडियन कैंप में जाना है, इंडियन टीम में जाना है। तो ये जो माइंड को स्विच किया है यहाँ के जो एथलीट ने, वो कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप है। और उसका मेन कारण है हमारी गवर्नमेंट, जिन्होंने हमेशा वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी है जो एक एथलीट को चाहिए रहता है। अच्छे कोचेस हो, अच्छे इक्विपमेंट्स हो, या फिर अच्छी डाइट हो, क्या ना। और मुझे लगता है इंडियन हॉकी में जैसे इस साल 4 जूनियर प्लेयर रहे जूनियर इंडिया टीम में, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे प्लेयर हैं जो जूनियर इंडिया को, सीनियर इंडिया को रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे सीनियर इंडिया टीम में 1 प्लेयर 2 प्लेयर होते हैं, वहाँ पर 4 से 5 प्लेयर हमारे मध्य प्रदेश हॉकी से जाएंगे। और वुमेन्स टीम का भी सेम है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स एकेडमी हमेशा ही डोमिनेट करी है नेशनल लेवल पे, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे सब जूनियर हो। और मुझे विश्वास है कि जो हम लोग डोमिनेट करते आ रहे हैं वो मेंस में भी होगा, और मेंस और वुमेन्स दोनों एक साथ बढ़ेंगे, और इंडियन लेवल पे भी जाके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हॉकी के यहाँ से निकलेंगे। कुछ समय के ब्रेक के साथ हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू हुई। इस साल हमने देखा हॉकी इंडिया लीग को, लास्ट दिसंबर से जनवरी तक एक लंबा एक समय चला वो टूर्नामेंट। मेरे ख्याल में 2 फरवरी को उसका फाइनल हुआ था और दिसंबर 28 को वो शुरू हुआ था। तो ऐसा एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हॉकी इंडिया लीग को शुरू करना, क्योंकि बीच में
बंद हो गया था, वापस आना। विवेक भी उसमें खेले थे, सारे इंडिया के टॉप स्टार उसमें खेले, हाँ। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर आए। तो हॉकी इंडिया लीग का इंडियन प्लेयर्स को क्या बेनिफिट होगा, और हॉकी इंडिया लीग आपकी नज़र में कैसी है? इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉकी इंडिया को एज अ हॉकी प्लेयर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्योंकि आज की हॉकी में एक यंगस्टर प्लेयर को एक अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो अच्छा प्लेटफॉर्म एचआईएल के माध्यम से, जहाँ पर वो सभी एथलीट के साथ compete करता है, जिसको वो टीवी में देखता है, जिसको साथ वो सीखना चाहता है और उनके जैसा बनना चाहता है। तो मुझे लगता है इंडियन हॉकी भी काफ़ी ग्रो होती है इससे। वो लेवल देखती है, वो डोमेस्टिक प्लेयर का लेवल देखती है। जो डोमेस्टिक प्लेयर कभी नेशनल खेला करते थे, वो आज उन सभी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। तो उससे इंडियन हॉकी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ जो ग्रास रूट हॉकी है, डोमेस्टिक हॉकी है, उसका लेवल भी हाई होता है। क्योंकि वहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर वाइज हो गया या फिर डिसिप्लिन वाइज हो गया, कैसे आपको टाइम टू टाइम रहना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और आपकी लाइफ को गिराती भी हैं और बढ़ाती भी हैं। तो और वो एचआईएल के माध्यम से हम लोगों ने वो चीज़ सीखी, और यंगस्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी लीग एचआईएल हॉकी इंडिया लीग कंटिन्यू चलती रहे और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहे। नो डाउट अभी टॉप क्लास है, और अभी और एथलीट ऐसे जुड़ने हैं जो हमारे इंडियन हॉकी में आकर, जो यंगस्टर है इंडियन हॉकी में आकर रिप्रेजेंट करेंगे और देश को प्राउड फील कराएंगे आने वाले समय में। और इंडियन स्पोर्ट्स जिस तरह से ग्रो कर रहा है, हम पिछले यदि हम ओलंपिक्स को देखें, मेरे ख्याल में 1996 से लेकर हर ओलंपिक में हमें मेडल मिला है, और उसकी संख्या 6 भी हुई है। इंडिविजुअल गोल्ड भी आए हैं। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में जो कारनामा किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी इंडिविजुअल गोल्ड भी आएगा। उसके पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भी सिल्वर मेडल तक पहुंचे थे। फिर नीरज चोपड़ा ने आकर एक और कहानी लिख दी कि हम जेवलिन में भी गोल्ड ला सकते हैं। तो ऐसा इंडियन स्पोर्ट्स अब बन चुका है। हमारे पास कई वर्ल्ड चैंपियंस हैं अलग अलग गेम्स में। तो विवेक का क्या नजरिया है इंडियन स्पोर्ट्स को लेकर कि इंडियन स्पोर्ट्स कितना ग्रो कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या अभी और भी हमारी कंट्री कर सकती है, हमारे एथलीट्स कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर? देखिए अभी की जो जनरेशन है, इन सब के माइंड में ये है कि इतिहास बना जाता है इतिहास को तोड़ने के लिए। जिस तरीके से नीरज भाई ने तोड़ा, 110 साल का, मैं गलत नहीं हुआ, 110 साल के बाद मेडल आया है, गोल्ड मेडल ट्रैक एंड फील्ड में। और हॉकी में जैसे बैक टू बैक मेडल आया है। एज अ हॉकी प्लेयर मैं तो चाहूँगा कि हर ओलंपिक में, चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, आने वाले 2 ओलंपिक के बाद जहाँ पर हॉकी टीम रिप्रेजेंट करेगी और उन सब में हॉकी टीम फर्स्ट मेडल लेके आए, चाहे वो गोल्ड हो, ब्राउन्स हो या सिल्वर ही को ना हो। और सेकेंडरी इंडियन स्पोर्ट्स का मैं चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते जाएं। जैसे अगर इस साल 5 मेडल आए, अगले साल हम लोग उसको डबल करें, एक टारगेट रखें, तभी जाके हम लोग इंडियन स्पोर्ट्स को इतना आगे लेके आए हैं और आगे लेके जा सकते हैं। और इसके लिए वो सभी प्लेयर का माइंडसेट जो है वो एक जैसा होना जरूरी। जैसे इंडियन हॉकी टीम का बता सकता हूँ कि हम लोग का जो माइंडसेट है, एक ही माइंडसेट रहता है कि अगर मेडल लाना है तो सभी का माइंडसेट मेडल पे ही होता है। तो वैसा ही अदर स्पोर्ट्स के जो इंडिविजुअल गेम्स है, उनका भी मैं चाहूँगा कि वो सब भी वही माइंडसेट से आए कि मैं अपने नाम के पीछे ओलंपियन लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने नाम के पीछे मेडल के साथ ओलंपियन लिखवाने जा रहा हूँ। ये माइंडसेट से जाएंगे तो इंडियन स्पोर्ट्स जो है और देश में आगे बढ़ेगा, वर्ल्ड में आगे बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने अभी नेशनल गेम्स में बैक टू बैक हर बार अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार तो जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए उसमें मध्य प्रदेश की टीम 4थे स्थान पर रही। यदि हम आर्मी को निकाल दें तो स्टेट वाइज हम 3rd प्लेस पर रहे। हमारे मेडल्स की भी संख्या बढ़ रही है। 100 मेडल का टारगेट जो हमने पिछले उसमें रखा था नेशनल गेम्स में, वो तो आराम से हमने अचीव कर लिया था। तो आपकी नज़र में मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स कितना आगे बढ़ा है, अभी और कितना आगे जाना चाहिए? देखिए स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाए तो मैं तो मानता हूँ कि मध्य प्रदेश बेस्ट है, लेकिन बेस्ट के साथ जो टारगेट बना है उसको और बढ़ाते ही जाता जाए।
जितने मेडल हो हमारे पास आने वाले समय में, मैं चाहूंगा कि सारे मेडल हमारे पास ही आए और वो भी गोल्ड ही हो। मैं तो यही चाहूंगा कि एज अ मध्य प्रदेश का प्लेयर होने के नाते। और मध्य प्रदेश ने जो पिछले नेशनल गेम्स हो चाहे नेशनल्स क्यों ना हो, स्टेट वाले, उन सब में इम्प्रूव किया है। और उसका मेन यही रीजन है कि आपके पास अच्छी व्यवस्था होना, अच्छे खेल की सामग्री, खेल के इक्विपमेंट्स होना, उसका श्रेय मुझे लगता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने हमेशा ही उन सभी प्लेयरों को प्रोवाइड किया है जो उनको नीड है। और कोशिश यही रहेगी कि वो नीड जो है कंटिन्यू बढ़ती जाए और हमेशा ही सपोर्ट मिलता जाए, जिसकी वजह से हमारा मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स है वो देश में और आगे बढ़े और इंडिया को रिप्रेजेंट करके हम देश में भी कंट्रीब्यूट करें। विवेक को 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला, एक बड़ी उपलब्धि थी। तो अर्जुन पुरस्कार एक 21 साल के लड़के को मिलना, किस तरह की खुशी अर्जुन पुरस्कार के साथ जुड़ी? अर्जुन पुरस्कार मिलना एक स्पोर्ट्स मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जितने भी मैंने अचीवमेंट्स पाए हैं उनमें से बेस्ट अचीवमेंट था अर्जुन अवार्ड। और मैंने अभी दोबारा उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि जो भी मेडल मुझे आया है, जो भी मैंने अचीवमेंट्स पर्सनली लिए हैं, मुझे नहीं लगता वो सही टाइम है अभी सोचने का, क्योंकि मेरा करियर अभी बाकी है। जब मैं करियर मेरा एंड होगा उसके बाद मैं सोचूंगा, लेकिन अभी मुझे और भी करना बाकी है और ऐसे अचीवमेंट लेके आना बाकी है जो मेरे अभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है अभी मेरे। एक के बाद एक अचीवमेंट, अर्जुन पुरस्कार और तमाम वर्ल्ड लेवल के पुरस्कार हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने भी आपको देखा एक आइकॉन के रूप में और आपको मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर जॉब दिया है। तो वो बताएं कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आप इतना व्यस्त रहे हैं अपने पिछले मेरे ख्याल में 8 साल में। एक बार को छोड़ दें 2018 में जब आपने बताया कि अभी टीम से ड्रॉप हुए थे, उसके बाद कंटिन्यू आप इंडियन टीम के साथ हर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डीएसपी पद और अब नाम के आगे ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, ओलंपिक, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट डीएसपी विवेक सागर प्रसाद। 21 की बात थी जहाँ पे मैं ओलंपिक जीत के आया था, जहाँ पे मुझे हमारी सिंधिया मैम ने मुझे स्वागत किया। और उसके बाद हमारे लोकप्रिय मामा जी माननीय शिवराज सिंह चौहान सर, जिन्होंने मुझे वहाँ पे भव्य स्वागत किया मिंटो हॉल में। और वहाँ पे मुझे उन्होंने डीएसपी पद के लिए एक ऑफर किया। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और उन्होंने बोला वो चीज़, उन्होंने वहाँ मंच पे भी बताई कि उन्होंने मुझे पूछा कि डीएसपी ज्वाइन करोगे, तो लाइक आई वाज नो डाउट कि थोड़ा लगा ऑकवर्ड कि सडनली ऐसा होगा लेकिन मैंने हाँ ही था, क्योंकि मुझे पता है डीएसपी की पोस्ट क्या है और एक स्पोर्ट्स के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर स्पोर्ट्स को लेकर किया और मुझे डीएसपी के पद पे नियुक्त किया। और सिंधिया मैम का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी को खड़ा किया। एक एक बोल सकते हैं हर एक एकेडमी को हमने जिंदा रखा और उस टाइम मुझे डीएसपी बनाकर वो सभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की एक होप दोबारा उजागर कर दी, जो कि सोचते थे कि स्टेट में भी जॉब नहीं मिलना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद से सभी की होप बढ़ गई, सभी लोग अपना बेस्ट करने लगे, ताकि मुझे भी सभी लोग अपने माइंड में यही सोचते रहे कि मुझे भी विवेक सागर की तरह बनना है, स्टेट में जाकर डीएसपी की जॉब लेना है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मामा जी का धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, और महाराज सिंधिया मैम का धन्यवाद देता हूँ जिसके बदौलत में अर्जुन अवार्ड, डीएसपी का पद, मम्मी के विचार कि पुलिस में चला गया उनका ये सिर्फ पुलिस का एक बोल सकते हैं कि जॉब का सभी को, एक बच्चा से बच्चा और बड़ा सा बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग, सभी लोग जानते हैं कि पुलिस की क्या जॉब है क्या नहीं। लेकिन उनका यही रहता कि पुलिस में हो गए हो, अब जॉब करोगे क्या, लाइक खेलना छूट जाएगा क्या। तो मुझे लगता है कि ये आम इंसान के सभी के माइंड में ये रहता है कि अगर एक एथलीट जो है जॉब करने चला गया, उसको जॉब मिल गई है, तो अब वो खेल छोड़ देगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि प्लेयर को
जब तक वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक वो खेलता रहेगा। और उसके लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। और जब भी मैं मेडल के साथ जाता हूँ उनके पास मिलने, हमेशा ही मेरा स्वागत करते हैं। अभी भी एशिया कप के बाद गया था तो अच्छा स्वागत किया डीवी सर ने। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि मुझे हमेशा बताया है कि आप फोकस अपना अभी जब तक खेल रहे हैं आप स्पोर्ट्स में रखिए, अपना गेम पे ध्यान दीजिए ताकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और उसके बाद भी उन्होंने यही है कि मैं आकर यहाँ पर अपनी स्टेट की हॉकी, अपने मध्य प्रदेश पुलिस की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाऊं। मतलब अभी से टारगेट दे दिया सर ने कि अभी आपको आपके खेलने के बाद यहाँ पर आकर स्पोर्ट्स को और आगे ले जाना है। स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, बिल्कुल। अ, Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of quality cosmetics. विवेक, अलग अलग प्राइवेट एकेडमीज भी आजकल पूरे कंट्री में हम हॉकी की देखने लगे हैं। पहले तो स्टेट की एकेडमीज हुआ करती थी और दो चार ही प्राइवेट एकेडमीज थी, लेकिन अब हम पंजाब देखें, हरियाणा देखें या साउथ में भी चले जाएं वहाँ भी। और अभी चंडीगढ़ में एक एकेडमी खुली है, वो राउंड ग्लास करके एक एकेडमी शुरू हुई। तो इस तरह की एकेडमीज का कितना बेनिफिट अब यंग हॉकी प्लेयर्स को मिल रहा है? ऐसी प्राइवेट एकेडमी का बेनिफिशियल बहुत अच्छा है कि ये लोग हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं। मेन है कि हॉकी को ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ अदर स्पोर्ट्स को तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ चढ़ कर आना एक एथलीट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा एक जरिया है अपने आप को शो करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। और प्राइवेट बॉडी बहुत सारी है और मुझे लगता है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी स्कीम भी हो जहाँ पे, पूरे स्टेट का बोल रहा हूँ मैं, कि जहाँ पर हर प्राइवेट बॉडीज आए, आगे बढ़ चढ़ कर आए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। और जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकेडमी और वुमेन्स अकेडमी भी है, जहाँ पे स्टेट हमें सभी सुविधा देती है। तो ये भी अच्छी एक एशिया में बेस्ट तो है ही। मुझे लगता है कि और भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे अगर कोई बच्चा एकेडमी में ना रहे तो उसके बाद ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पर वो अपना प्रैक्टिस कर सके, ताकि वो दोबारा से जब ट्रायल देने आए, जब उसका सिलेक्शन यहाँ हो सके। तो इस तरह की एकेडमीज बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए ज़रूरत है, जैसा विवेक आप बता रहे हैं। विवेक, जब टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था और उसके बाद पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता, एशियन गेम्स में मेडल जीता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आजकल पूरी टीम से बात करते हैं। तो वो क्या पल रहा अचानक से 2021 में वो कॉल पे टीम ने बात की? या जब हम लोग जाने से पहले ओलंपिक में, और उन्होंने हम सबसे बात करी कि उनका यही वर्ड था कि आप अपना कोशिश करिए, बेस्ट करिए, हार जीत से मतलब नहीं है, आप बेस्ट करिए अपना। कोई हमारे लिए काफ़ी, आप मेडल लेके आए चाहे नहीं आए, हमारे लिए वही गर्व की बात है, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करने ओलंपिक में जा रहे हैं। उन्होंने सबसे बात करी वहाँ पे, जब हम लोग ओलंपिक में सेमीफाइनल हारे तब उन्होंने बात करी। सब लोग निराश थे, उनका यही वर्ड था कि हमें आप सब पे गर्व है, आपने जो परफॉर्मेंस किया है, जो मैचेस होने वाला है थर्ड पोजीशन का, आप अपना बेस्ट करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। जब आए तो उन्होंने फिर हमें स्वागत किया, अपने पीएम हाउस में बुलाया। और मुझे लगता है कि हर एक एथलीट के लिए वो इंस्पिरेशन है, जिस तरीके से वो सभी के बारे में वो जानते हैं, इंडिविजुअली बारे में जानते हैं, और उन्हें हमेशा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बातें, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सभी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चढ़ कर आकर उन सबको सपोर्ट दिया है, इतना उनके साथ मिलने का मौका दिया जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। और गेम्स जाने से पहले और आने के बाद हमें ही हमेशा ही स्वागत किया है।
विवेक, मदर फादर भाई बहन कभी मिलकर कोई मैच देखने आए हैं कोई टूर्नामेंट पे आपका? हाँ आए, प्रो लीग के मैचेस देखने आए थे मेरे मम्मी और भाई, और बहन एक अभी छूट गई है, बड़ी बहन जो है उन्होंने नहीं देखा। बाकी फादर जी का अभी रिटायरमेंट हुआ था इसी जून में, उसके बाद ही वो फ्री हुए, तब जाके वो पहली बार एशिया कप देखने आए थे, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रॉफी भी उठाई और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई मैंने और सभी प्लेयरों ने खिंचवाई। तो अब वो बात चलती है कि जो आपको प्रूव करना था कि नहीं मैं हॉकी का एक प्लेयर ही बनूंगा, कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा, वो कुछ बात हुई अभी? सी मैंने तो बात नहीं किया क्योंकि मैं उठा नहीं सकता ऐसी बात है। तो फादर जी के सामने मम्मी ही बोलती थी कि हाँ आप तो बोलते थे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। Like, हाँ। वो चीजें याद करके हंसी आती है कि पापा पहले जब ओलंपिक का मेडल आया टोक्यो में, उसके टाइम से ही वो उनका इंटरव्यू भी हुआ था काफी अच्छा। अभी तो काफी मैच्योर हो गए इंटरव्यू देने में। तो अभी ऐसी बातें निकलती तो काफी हंसी आती है और पापा भी काफी उसके साथ घुल मिल जाते हैं। मदर के इंटरव्यूज? मदर्स के इंटरव्यू फर्स्ट उन्होंने भी जब दिए तो उनके हमेशा वही बच्चे का बारे में रहता कि like, बहुत मेहनती है। उनका हमेशा एक वर्ड तो निकलता है, बहुत मेहनती है, मैं करूंगी भगवान से प्रार्थना। क्योंकि मम्मी हमेशा हर टूर्नामेंट के मैच के पहले पूजा करने जाती है। हमारे यहाँ पीपल के पेड़े माता जी का मंदिर है, तो वहां पे वो प्रे करती है हमारे मैच के लिए। एक दिन वो बता रही थी कि कोई सा मैच चल रहा था, आई थिंक इंग्लैंड का, पेरिस की बात है, इंग्लैंड का या फिर स्पेन का मैच, जहाँ पे हम लोग पीछे चल रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं मैच देखने नहीं गई। बोला मैच जो भी हो मैं जा रही हूँ भगवान के पास। उन्होंने प्रे करने दिया जलाने वहां चली गई। बोलते उसके बाद फिर तुम लोगों ने जीत गए। तो ये विश्वास उनके अंदर है। और मदर जब इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ मिलती हैं, आपके पूरी टीम के साथ कितने बार मुलाकात हुई है और क्या कुछ आपको कितना प्राउड फील होता है कि जो मदर हैं जिन्होंने कभी खेल की तरफ ना, मेरे ख्याल में बचपन में खुद भी उन्होंने कोई खेल खेला होगा या खेलों के साथ जुड़ी होंगी, आप उसके बेटे के कारण उसे इतना बड़ा सम्मान पूरे देश के जो टॉप स्टार प्लेयर्स हैं इंडियन हॉकी टीम के, उनके साथ मिलने का अवसर मिल रहा है? वो मिली है कुछ प्लेयरों से और ज्यादा घुल मिल नहीं पाए, जिस तरीके से पापा ज्यादा घुल मिल गए फर्स्ट टाइम में। तो मम्मी बस हाय हेलो करी, नमस्ते नमस्ते करी, बात नॉर्मली हुई। लेकिन उनको बहुत अच्छा ये लगता है कि वो जो अब टीवी में जो चीज देखती थी वो सामने जाके देखना होता है कि बहुत अलग लगता है उनको, लाइक टीवी में देखना और सामने से। क्योंकि टीवी में मेरा खुद का बोलते कि टीवी में तू दिखता हेल्दी है लेकिन पास आके देखता तो हल्का ही है। तो वो चीज बताई उन्होंने मुझे कि सामने से प्लेयर अलग लगते हैं और ऐसा, और गेम का बताया कि बहुत फास्ट होता है, डर भी लगता है उनको, कहीं धड़कनें तेज होती है उनकी, तो ये बोलते हैं। पापा तो ठीक है, पापा का नॉर्मल है, सही, मम्मी का थोड़ा धड़कनें तेज हो जाती है खेलते देखते। और मदर के साथ कुछ ऐसी स्मृतियां जो अशोक जी के साथ भी जुड़ी हैं, क्योंकि एक तो वो पेरेंट हो गए आपके मदर फादर, एक पेरेंट आपके अशोक जी हो गए, तो जब ये तीनों मिलते हैं और आप वहां रहते हैं, बात तो तीनों ही करेंगे, आपको तो शांति रहना है, तो वो पल कभी कोई ऐसा आपको लगा कि आपने इतनी बड़ी सौगात अपने परिवार को दी है कि अशोक जी जैसा प्लेयर जिनके गाइडेंस में आप खेले, 2-2 ओलंपिक खेल लिए, 2-2 ओलंपिक के मेडल आ गए, तो ये जब मिलते हैं तब कैसा लगता है आपको और क्या कुछ बातें करते हैं? बिल्कुल, जब जैसे कि फादर जी के साथ ज्यादा मिला हुआ है, फादर जी और अशोक सर के साथ, जब उन तीनों हम लोग रहते हैं तो नॉर्मली पुरानी बातें ज्यादा कर आई है सामने, वही संघर्ष के दिनों की कहानी, संघर्ष के दिनों की और हंसी मजाक वाली कि कैसा ये हुआ करता था, अभी कैसा हो गया है। और इतना सा आया था, इतना मासूम छोटा सा चेहरा था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बताते थे कि फिर फादर जी भी उसमें भी एक दो चीजें अपनी जोड़ देते थे, घर की बातें। तो और बाकी नो डाउट कि स्पोर्ट्स का तो बात, जब आप स्पोर्ट्स से जुड़े और स्पोर्ट्स की बात हो तो ऐसा होता नहीं कि लाइक टूर्नामेंट की बात हो कि अभी इसका ये मेडल आया है और फिर यहाँ पे खेल के आया तो इसके बाद क्या है क्या नहीं है, कि घर में कैसा चल रहा है। तो जाहिर सी मेन यही रहता है कि सेटिस्फाई नहीं होना है। और अशोक सर से मैं कभी भी मिला हूँ, हमेशा यही बोले कि
सेटिस्फाई नहीं होना है, बढ़ते जाना है। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होना, बढ़ते जाना है। और इंडियन हॉकी टीम की अब फैन फॉलोइंग किस तरह की हो गई है? क्योंकि जब तक मेडल नहीं आया था तब एक अलग बात थी, लेकिन जैसा आपने बताया कि अब 2 लगातार मेडल आ गए हैं तो परिदृश्य पूरे देश का बदल गया। अब आप जहाँ भी जाते हैं आम जगह पे तो मेरे ख्याल में अब जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जहाँ आराम से घूमा करते थे। तो अब किस तरह से फैंस आकर घेर लेते हैं, या जो यंग प्लेयर्स हैं जहाँ आप जाते हैं वो पहचान लेते हैं आपको लोग अलग अलग जगह? इंडियन हॉकी का मुझे लगता है कि ओलंपिक में अभी ब्रॉन्ज मेडल आया और इंडियन फैंस जो थे वो ज़्यादा खुश नहीं हो गए, कि उनको एक्सपेक्टेशन जो थी वो ज़्यादा बड़ा था, गोल्ड वाला एक्सपेक्ट। जैसे हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी हम लोग से। और नो डाउट कि हमेशा ही कहीं पे भी हम लोग का कोई फंक्शन होता, कहीं भी जाते हैं, हमेशा ही उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और परफॉर्मेंस वाइज हो चाहे इंडिविजुअल वाइज हो, और हॉकी को लेकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर आ गया है कि चाहे वो कोई से भी कहीं पे भी हम लोग जाते हैं एज अ टीम, तो सारे जितने भी फैंस हैं वो लोग आते हैं, बात करते हैं, और नॉर्मल बात है क्योंकि हॉकी ऐसा गेम है जो और गेम से काफ़ी डिफरेंट है। उसमें कलात्मक चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अदर गेम में नहीं मिलेगी, जो हॉकी में मिलती हैं। चलिए इंडियन हॉकी टीम की तरफ अब मैं रुख करता हूं, क्योंकि आप 8 साल से खेल रहे हैं, सीनियर प्लेयर हो गए हैं, 181 मैचेस सीनियर में आपके नाम पर है, जूनियर में अलग मैचेस हैं। तो जो पूरी टीम है आपकी उसमें अलग अलग प्लेयर्स के लिए मैं पूछना चाहूंगा। पहले तो PR श्रीजेश। प्रिया सीरीज भाई, जिन्होंने मुझे लगता है 21 साल तकरीबन टीम को दिए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और जो नॉलेज है उनके पास, लाइक जैसे हम बोलते हैं मोबाइल में एक गूगल है, हमारी टीम में एक गूगल है, वो है सीरीज भाई। मनप्रीत सिंह 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस, 4 ओलंपिक, और इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, फ्लैग बेयरर रह चुके हैं बड़े बड़े इवेंट्स में, ओलंपिक जैसे इवेंट में। और मैं इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट प्लेयर बिल्कुल हाँ, कहते हैं फिटेस्ट है, जिन्हें। वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्लेयर मेरे लिए, और मेरे आइडियल भी हैं वो। और 400 मैच आम बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ वो 450 से ऊपर करके 500 का रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे लगता है, विश्वास है, जो फिटेस्ट की बात हुई, जो फिटनेस उन्होंने बरकरार रखी है अभी तक। और कप्तान हरमनप्रीत। हरमन भाई बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत बढ़िया प्लेयर, तो आप देख ही रहे हैं, जी। बेस्ट ड्रैग फ्लिकर है, नो डाउट। लेकिन उनका एक चीज है कि किसी ने जो सामने से देखता है तो लगता है बहुत एग्रेसिव है, जी, बहुत जी। डेंजर है, लेकिन हम लोग साथ में रहते हैं, बहुत काम है, बहुत और पोलाइट। बहुत पोलाइटली, लाइक यंगस्टर को अच्छे से रखते हैं वो काफी। क्योंकि मैं अभी उनसे मिला था एशिया कप में, जब रिटर्न आए थे पटना एयरपोर्ट पर, तो मैंने उनसे ऐसे ही आग्रह किया कि हरमन भाई एक फोटो खिंचाना है आपके साथ, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत आराम से बोला कि आइए राइट आइए। जी। और हार्दिक सिंह फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर है, वाइस कैप्टन भी इसके पहले इंडियन टीम के थे। हार्दिक मेरा भाई जैसा ही है, क्योंकि हम लोग साथ में रहे काफी समय, और एक ही एज के ऑलमोस्ट, और मोस्ट लाइक बोल सकते हैं कि फन करने वाला फ्रेंड है, हम लोग आपस में काफी फन करते हैं। लेकिन और एक और प्लेयर है जिसे स्माइली सिंह कहते हैं, मनदीप सिंह। हाँ, वो बेस्ट प्लेयर, आई थिंक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं, लाइक दिल से बहुत बंदा अच्छा है, और हमेशा हेल्पफुल है किसी भी चीज के लिए। एक और प्लेयर जो डिफेंस लाइन में बहुत मजबूत है, एक सीनियर प्लेयर है टीम के, अमित रोहिदास। अमित रोहिदास का वर्ल्ड के नंबर 1 फर्स्ट रसर है, और हम लोग बोलते हैं कि उनके जो यहाँ सिन में सिंगार पहनते हैं, वहां पर उनके हड्डी नहीं लोहा है, क्योंकि बॉल लग के उनको कुछ फर्क नहीं होता है, लाइक 4 से 5 बॉल लगेगी उनको फर्क नहीं, दोबारा खड़े होकर फिर भागने लगेंगे। जुगराज सिंह एक ऐसा प्लेयर जिसने बहुत कुछ जीवन में देखा है, बहुत कुछ जिया है, और अब इंडियन टीम में आए हैं, ड्रैग फ्लिक और HIL में बेस्ट प्लेयर भी थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। जुगराज सिंह एक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है उनका, लेकिन जो जिस जगह से आते हैं वहाँ पर हॉकी का इतना ज़्यादा था नहीं। अटारी बॉर्डर है जो पाकिस्तान के पास में है, और जिन्होंने उनने जो वर्क किया अपने ऊपर, लाइक ड्रैग फ्लिकर, नो डाउट की पावर बहुत है उनके पास, और जो ग्राउंड पे जो आप बोलते हैं एनर्जी जो दिखाते हैं,
चाहे डिफेंडर में हो, चाहे लाइक आप बोले एससीटी में जो 2024 में उन्होंने आगे जाके गोल भी मारा है, जी जी। तो वो मेहनती बहुत है और वो खेलने के प्रति बहुत जुझारू है। टीम के एक ऐसा कोच है तो 2 ओलंपिक खेल चुका है, पूरा परिवार जिनका ओलंपिक प्लेयरों से भरा हुआ है और इंटरनेशनल प्लेयर से भरा है। क्रेग फुलटन तो साउथ अफ्रीका से 2 ओलंपिक खेले हैं। उनकी जो मेरे ख्याल में वाइफ है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, ब्रदर सिस्टर भी साउथ अफ्रीका टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, क्रेग फुलटन एक एथलेटिक्स एक हॉकी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ही हमें यही बताया है कि कैसे अपने आप को, कैसे अपने माइंड को कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। जैसे हमारे मंत्र 2 मंत्र हैं, जैसे पहला है कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग फिनिश स्ट्रॉन्ग। तो ये है कि आप कितना अच्छा स्टार्ट करते हैं और बीच का नो डाउट कि बीच में अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन जो फिनिश है लास्ट के जो मिनट है कैसे फिनिश करते हैं आप, वो है। और ये कोच के अंदर वो पेशेंस लेवल है जो मुझे लगता है हर कोच के अंदर होना चाहिए, चाहे वो टीम हार रही हो चाहे टीम वो जीत रही हो। कैसे टीम को प्रोवाइड करना है अपने इंस्ट्रक्शन, कैसे टीम को सामने टीम से जो डोमिनेट करने वाली है हम लोग के ऊपर, कैसे उससे ओवरकम करना है, कैसे निकलना है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है उनको। और एक और प्लेयर जो ओलंपियन है, वर्ल्ड कप भी खेले हैं, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, 2012 लंदन ओलंपिक में थे, शिवेन सिंह जो टीम के असिस्टेंट कोच मैनेजर हैं काफी टाइम से। सुरेंद्र भाई हमेशा ही बहुत अच्छे प्लेयर तो रह ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी है और कोच भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो फॉरवर्ड खेलते हैं और फॉरवर्ड के जिस तरीके से अभी जो फॉरवर्ड लाइन चल रही है और उनकी बदौलत ही फॉरवर्ड लाइन में इतने अच्छे गोल स्कोर निकाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे दिख रहे हैं आपस में। और पर्सनली बोला जाए तो हमेशा ही वो मुझे ही बताते रहे हैं कि कैसे क्या करना है, और क्योंकि ऐसा मध्य प्रदेश का प्लेयर होते हुए और वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमेशा ही उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बताया कि पोजीशन वाइज कैसे कहाँ पे स्कोर निकल सकता है, कैसे मिडफील्ड में रिसीव कर सकता है। और वो गोल स्कोरिंग में बहुत बेस्ट है और वही चीज़ वो कोशिश करते हैं जो फॉरवर्ड लाइन है उनको करवाने की, और अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। एज अ कोच के साथ साथ वो एक अच्छे प्लेयर तो रह ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और टीम का सबसे चुलबुला प्लेयर कौन है? चुलबुला प्लेयर बोल सकते हैं मनप्रीत भाई हाँ। फर्स्ट। और डांस करना किसे पसंद है टीम में सबसे ज्यादा? जब कभी भी किसी भी टाइम उससे बोल दिया जाए डांस करना तो वो रेडी रहता है। डांस करने के लिए फर्स्ट तो मनदीप भाई जो है वो सभी कर लेंगे, और एक संजय। अच्छा, संजय राणा। हाँ, संजय नाम ही उसका है। और घूमने का शौक किसे है? घूमने का शौक में पाठक, कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपर, और सूरज करकेरा जो कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में ज्यादा माहिर है। अच्छा अच्छा। और प्रैंक कौन करता है टीम में सबसे ज्यादा? जब भी मौका मिलता है तो आजकल बहुत चलता है ये, लोगों को थोड़ा सा छेड़छाड़ करना और माहौल को एक अच्छा लाइट माहौल करने के लिए। प्रैंक में लाइक 2-3 प्लेयर हैं जिनके ऊपर प्रैंक करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जिन पर प्रैंक करना? जिनके प्रैंक करना है। पहला जैसे बोलते राजकुमार पाल। हाँ, राजकुमार पाल है। और अभी जैसे राजेंद्र सिंह आए, नया प्लेयर है, उसके ऊपर। तो जो टीम अच्छा नहीं कर पाती है या थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में रहती है जब लोग सोचते हैं कि अलग रहा जाए, तो ऐसे में टीम को कौन लीड करता है या सबको इकट्ठा करता है? चाहे अपने अच्छी बातों से करता हो, हंसी मजाक से करता हो, या गाइड करके करता हो? नहीं, ऐसे टाइम पे तो गाइड करके ही बताते हैं, और 4 से 5 प्लेयर है जो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। और उसमें मनप्रीत भाई, हरमन भाई हो गए, एंड पाठक हो, सूरज, ये लोग सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, और सब लोग उनकी सुनते हैं और अप्लाई करते हैं। पार्टी का शौकीन कौन है टीम में, जिसे लगता है कि यार बस पार्टी हो जी? अभी तक तो ऐसा टाइम है पार्टी का स्किप करते हैं, मतलब इसका पार्टी का तो नहीं, क्योंकि अभी आइडिया नहीं। और सबसे ज्यादा आराम पसंद कौन है, जिसे लगता है कि यार अब आ गया, प्रैक्टिस हो गई, मैच हो गया, ये वो रिलैक्स करने में ज्यादा? शमशेर सिंह और गुरजन। हाँ,
क्या खासियत, क्या लगता है इनको, कैसे? शमशेर का खासियत ये है कि जब भी उसको टाइम मिलेगा, हाँ, चाहे वो आधे घंटे का, वो तुरंत सो जाएगा। अच्छा ये सबसे ज्यादा आराम करने का उसका है कि अगर ब्रेकफास्ट हुआ है, उसमें ब्रेकफास्ट के बाद अगर 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटा सो जाएगा वो। अच्छा। बाकी लोग को कुछ को नींद आती, कुछ को नहीं आती, तो शमशेर का ये खासियत होता है, जल्दी नींद हो जाती है और कभी भी सो सकता है वो। और कोई ऐसा कल्चर भी है, कुछ ऐसा ट्रेडिशन भी है कि जो फर्स्ट टाइम सीनियर टीम में आता है तो कुछ कैसे उसको लिया जाता है, या क्या कुछ उसे अपने बारे में बताना पड़ता है? जैसे हमने देखा है कि अलग अलग जो कंट्री की अलग अलग स्पोर्ट्स की टीम है, उसमें जो नया प्लेयर आता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है या इंट्रोड्यूस होना पड़ता, करना पड़ता है उसे। राइट, उसको हम लोग के यहाँ पर है स्पीच का। अच्छा अच्छा। उसको 2 स्पीच में देना पड़ेगा, पहले हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में, हम्म, कि खुद से स्पीच देना है, हम्म, क्या तुमने ड्रीम किया था क्या नहीं, हम्म, खुद के बारे में बताना है कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो उसको पहले से पता होता है। और कल्चर ये है टीम का, डिसिप्लिन का, हम्म, कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या प्रैक्टिस हो, सब टाइम से पहले पहुंचना है। तो ये मैं चीज़। विवेक, अपनी पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? अभी तक की जो जर्नी रही है, 2010 से आपने शुरू किया था, 15 साल का सफर हो चुका है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, यूथ ओलंपिक, मेरे ख्याल में कोई वर्ल्ड का टूर्नामेंट छूटा नहीं है जो विवेक ने नहीं खेला। तो अपनी इस जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं कि हॉकी की जर्नी, कितनी परेशानियां सामने आए, उससे कैसे ओवरकम किया, सब कुछ मिलाकर? बिल्कुल, मेरी लाइफ में बहुत से अप एंड डाउन्स आए हैं और बहुत से खुशी आई है, बहुत से हैप्पी मोमेंट आए हैं, बहुत से सैड मोमेंट आए हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैंने उन सब चीज़ों को आसानी से फेस किया और आसानी से निकला उन चीज़ों को। और मेरी लाइफ में सारे मेडल आए हैं सिवाय वर्ल्ड कप के, और उसमें एक मेडल लाना बाकी है। और उसके बाद वो जो ड्रीम है उसको मैं बढ़ाता रहूँगा, जहाँ पर मैं मेडल, कलर का मेडल जो है वो चेंज करूँगा, जिस फील्ड में, जिस गेम्स में मेरे मेडल नहीं आए। और नो डाउट कि मैंने जो सीखा है वही कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना, चाहे कुछ भी हो, हार, खुद से हार नहीं मानना है, क्योंकि जब तक आप खुद से हार नहीं मानेंगे, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। और हमेशा कोशिश का है, वो आपका ऑफ द फील्ड हो या फिर ऑन फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई की बात क्यों ना हो, डिसिप्लिन में मेंटेन करना, टाइम टू टाइम डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम से सोना, टाइम से जाना, टाइम से पढ़ना, ये सब चीज़ें। विदेश मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स इन दिनों बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, और जैसे आपने खेलना शुरू किया है, आप जो हमारे प्रदेश के जो प्लेयर थे जो ओलंपिक में गए उनमें से एक हैं, हमारी अकेडमी से तैयार हुए प्लेयर थे। तो मध्य प्रदेश की अकेडमी और मध्य प्रदेश का खेल विभाग है, पूरा प्रदेश खेलों के लिए काम कर रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस डेवलपमेंट को? इसलिए हमारे गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसी जगह बना के यहाँ पे भोपाल में, और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, और बहुत खुश हूँ कि मैंने ओलंपिक के बाद स्वागत किया गया, माननीय स्वागत किया, यहाँ पर खुद पसंद आया स्वागत किया। और उसके बाद हमारे डॉक्टर भावना यादव सर ने खुद से जुड़े हुए जगह जैसे भी कुश्ती देखी, और उन्होंने मुझे अपने हाथ से मिला कर स्वागत किया। और जब ऐसे आपके स्टेट के स्टेट के जो गवर्नमेंट है सपोर्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है आपके बड़े से बड़े लेवल में जाके आप मेडल लाने के देश के सभी को बड़ा करना चाहिए। मैंने आपको सपोर्ट किया, बताया जो उसे धन्यवाद देता हूँ। ये जब इतने बड़े बड़े नामी लोग जो प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, प्रदेश को ग्रो करने में लगे हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं, तो वो एक पुराने बचपन की स्मृतियां याद आती है कि सीट के सामने बैठे हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं, और आप उस मंच पर विवेक के सामने बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स को देखते हैं, या बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो नागरिक है उन्हें देखते हैं, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हम लोग को
हम लोगों ने मैडम ने क्या है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया हम लोग की नींव भी खड़ी करी जो उन्होंने अभी फैसिलिटी दे रहे हैं उसकी वजह से भी हम लोग इतने ऊपर तक आए हैं और ऊपर जाएंगे भगवान चाहेगा और जाएंगे हम लोग ऊपर और एथलेटिक्स जितने भी एथलीट हैं एथलेटिक्स हो चाहे बैडमिंटन हो क्रिकेट सभी में हम लोग आगे जाने की रक्षा कर इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है सभी प्लेयर भी आगे चलेंगे। और स्पोर्ट्स मिरर 1 के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों तक विवेक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं पूरे देशवासियों के लिए? ये कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात नहीं है, ये केवल हम चाहते हैं कि आपने जिस तरह से एक मकाम हासिल किया है, अपने संघर्ष को जिया है, नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, तो आम जो जनता है हमारे देश की या जो हमारे चैनल को जो फॉलो करते हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए विवेक क्या था? पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो भी आपके साथ बैड मोमेंट या फिर सैड मोमेंट या फिर आप फेल हो रहे हैं वो आम बात है, उसको आप स्पेसिफिक मत करिए कि मेरे साथ ही क्यों रहा हो। आप इंसान है, आपके साथ भी होगा, फेलियर आप फेस करेंगे लेकिन उसके बाद सक्सेस ज़रूर आएगी। उसको फेस करने की हिम्मत रखिए और आगे बढ़ने निरंतर आगे बढ़ते जाइए। दूसरा कि जितने भी हाई एलाइट एथलीट हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा हर एक स्पोर्ट्स के, आप कोशिश करिए कि हर छोटी जगह पर या फिर आपके आसपास वहाँ पर उन बच्चों के साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, उनको सिखाइए ताकि हॉकी ही नहीं और भी अदर स्पोर्ट्स बढ़ता रहे। क्योंकि आप अगर हॉकी से जो कई ऐसे एथलीट होंगे जो आपको आइडियल मानते होंगे, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो इंडियन जो स्पोर्ट्स है वो तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका स्टेट और आपका जो आसपास का स्पोर्ट्स है वो भी आगे बढ़ेगा। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स मिरर 1 से बात करने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा और दर्शकों देखना है कि हम कितने सफल हो पाते हैं। ये थे डबल ओलंपियन, डबल ओलंपिक में मेडलिस्ट, जितने भी इवेंट खेले हैं सभी में मेडल हासिल किया है और केवल एक अब लक्ष्य है, वो है वर्ल्ड कप का मेडल। इंडियन हॉकी टीम 2026 के मेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, जो हाल ही में राजगीर में एशिया कप खेला गया था उसे भारतीय टीम ने जीता है। और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी टीम को शुभकामनाएं देते हैं, इंडियन हॉकी टीम को शुभकामनाएं देते हैं कि 2075 में जो मेडल आया था, जो गोल्ड मेडल आया था, उसके बाद 50 साल का सफ़र हो चुका है, इंडियन हॉकी को 100 साल का सफ़र हो चुका है। तो हम आशा करेंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे कि 2026 में वर्ल्ड कप में मेडल जीत कर लाएं और हमारे देशवासियों को गौरवान्वित करें।